बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम विद टीएम। मैं हूं तारिक महमूद। दो बड़ी चीज़ें, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब आए और उन्होंने कहा कि वो कानून साजी चाहते हैं। सेनेट में जो शो ऑफ हैंड के ज़रिए वोट की, फिर बैरून मुल्क जो पाकिस्तानी हैं उनको वोटिंग सिस्टम में लाने के लिए, और फिर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम, उसके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से बात हो रही है। गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से उन्होंने कहा जी कि अवाम ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुंतखब किया और इतने जो सख्त मौसमी हालात थे उसके बावजूद भी अवाम आए। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन के हवाले से जो शुबहात हैं, जो इल्ज़ामात हैं, वो सिलसिला भी जारी है। अपोजिशन उसको मुस्तकिल रद्द कर रही है और आज पीडीएम का जो इजलास हुआ उसके अंदर भी गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन को रद्द करते हुए पीडीएम के सरबराह मौलाना फजल रहमान का कहना यह था कि पीडीएम के बयानिए की तस्दीक हो गई है और ये इंतखाबात उसी तरह के इंतखाबात हैं जिस तरह 2018 के इंतखाबात हुए थे। पीडीएम ने मिसाके पाकिस्तान के लिए 5 रुकनी कमेटी बनाई है। 2 मुस्लिम लीग नून से अरकान हैं, 2 पीपल्स पार्टी से हैं और जमीयत उलमा इस्लाम से कामरान मुर्तज़ा साहब उस कमेटी में शामिल हैं। ये मिसाके पाकिस्तान क्या होगा, क्या उसके अंदर सिर्फ अपोजिशन की सियासी जमातें शामिल होंगी, रोड मैप क्या होगा, इसके हवाले से भी आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। साथ साथ पीडीएम ने जो हुकूमती ऐलान है जलसों से मुताल्लिक के कोरोना की वजह से तमाम जलसे ख़त्म कर दिए गए हैं, उसको मुस्तरद कर दिया और कहा कि शेड्यूल के मुताबिक प्रोग्राम होंगे। मानसेरा में भी कल मुस्लिम लीग नून का जलसा है जिसकी इजाज़त नहीं मिली है। नून लीग भी यही कह रही है कि वो जलसे करेगी। तो मौलाना फजल रहमान साहब कहते हैं तहरीक की रफ्तार को तेज़ करेंगे और जो अपना मिशन है वो हासिल करके रहेंगे। जो पेशकश है हुकूमत की उसके ऊपर मौलाना कहते हैं कि हुकूमत से किसी किस्म की कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे क्योंकि हम इसे जाली हुकूमत समझते हैं। इन्हीं मौज़ूआत के ऊपर आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा, चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी मोहतरम जनाब राना तनवीर साहब, जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा और मिसाक पाकिस्तान की जो कमेटी तश्कील पाई है उसके रुकन मोहतरम जनाब कामरान मुर्तज़ा साहब, तहरीक इंसाफ से डॉक्टर रमेश कुमार साहब मेरे साथ मौजूद हैं। और प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। कमर दिलशाद साहब भी हमारे साथ होंगे जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साबिक सेक्रेटरी हैं। तो सबसे पहले कामरान मुर्तज़ा साहब, ये मिसाक पाकिस्तान, इसकी आउटलाइन क्या है? क्या ये मिसाक पाकिस्तान सिर्फ अपोजिशन की जमातों के लिए होगा या आप दावत देंगे पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को कि वो आए और इस पर साइन करें? देखिए, वो सिर्फ इस वक्त तो 11 जमातें हैं इसमें, और बाकी जमातें अगर आप ये कहें कि तहरीक इंसाफ भी होगी या उसकी एलाइज भी होंगे तो ये मुमकिन नहीं होगा। ठीक, ये हम आपस में जो हमारा जो एक अलायंस चल रहा है, अगर कोई पार्टी बाद में भी आती है तो जाहिर है वो भी इसमें शेयर होगी, मगर जो है ना वो पार्टी सिटिंग इन द गवर्नमेंट इसमें हिस्सेदार नहीं होंगी क्योंकि इनके ऊपर जो है ना वो बहुत से एलिगेशंस हैं हमारे पार्ट पे, और वो एलिगेशंस जो है ना वो कि कहीं ना कहीं पे जो है ना इनके खिलाफ प्रूव भी हो रहे हैं वो कि ये इसको मानते नहीं है मगर स्टैब्लिश होते हैं, और इसको ये अल्टीमेटली जो है ये जो अभी जो रिसेंटली जो मामला जो स्टैब्लिश हुआ है वो गिलगित बल्तिस्तान में जो कुछ भी हुआ है ये उसी के जो ना एक आप उसको कह सकते हैं कि उसी का रिप्ले था जो 2018 में हुआ था। तो क्या कामरान साहब ऐसी कोई वो नहीं है कि एक मिसाक पाकिस्तान जो अगर पाकिस्तान के तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ का चार्टर हो, हुकूमत की मुखालफत, हुकूमत गिराना एक अलहदा मामला है, लेकिन अगर ऐसी चीज़ें हों कि सियासत कैसी होनी चाहिए इस मुल्क में और नाम भी आप मिसाक पाकिस्तान दे रहे हैं, तो क्यों ना फिर दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ को, चाहे तहरीक इंसाफ ना आए, उनके इत्तेहादियों को उसमें शामिल करें। ये तो एक ड्राफ्ट है जिसके ऊपर अगर वो एग्री करते हैं तो क्या हर्ज की बात है? अगर कोई पार्टी एग्री करना चाहे कि एस्टैब्लिशमेंट का किरदार जो है इसमें कम से कम या ख़त्म कर दिया जाएगा और एस्टैब्लिशमेंट को जो है ना उनको उसका कानूनी और दस्तूरी जो किरदार है वो दे दिया जाएगा, तो मेरा ख्याल है फिर इसमें कोई मुज़ायका नहीं होगा, मगर ये सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ दी अदर पार्टीज होगा या सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ हमारी अपनी पार्टी होगा। मगर मेरे अपने ज़ाती ख्याल में इसमें फिर कोई मुज़ायका नहीं होगा अगर इस बात पे एग्री कर दिया जाए, क्योंकि बुराइयों की जड़ जो है एस्टैब्लिशमेंट का जो है वो एक तरह से मामला को अपने हाथ में रखना और खेल खेलना है। उस मामला को अपने हाथ में रखना और जो उसके बाद खेल खेला जा रहा है या खेल खेला जाता रहा है वो तमाम तर बुराइयों की इस पाकिस्तान की तबाही की जिम्मेदार वो है, ईमान पाकिस्तान के टूटने का जिम्मेदार जो है ना वो यही कुछ है कि मामला को अपने हाथ में ले लिया जाए, और भले ही अगर ये गुड फेथ में भी करते हैं मगर गुड फेथ में भी इन्होंने तबाह किया है सब कुछ। ठीक, राना तनवीर साहब, आपका मैं पॉइंट लेना चाहूँगा इस मामले के ऊपर कि अगर कोई ऐसा चार्टर बनता है जिसमें पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज शामिल होती हैं तो उसमें हर्ज की कोई बात है? यानी मिसाल के तौर पे चले यही नुक्ता जो कामरान साहब कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट का किरदार
तो कोई पॉलिटिकल पार्टी शायद ये ना चाहे कि एस्टेब्लिशमेंट का किरदार हो, या कम से कम वो एक पब्लिक पोजीशन तो नहीं ले सकेगी, लेकिन अगर उस डॉक्यूमेंट पे वो साइन करने पे आते हैं तो ये आपकी कामयाबी नहीं होगी। देखें, मिसाक पाकिस्तान से मुराद ये है कि हम एक ऐसा चार्टर बनाना चाहते हैं जिससे पाकिस्तान को जो मौजूदा क्राइसिस है, जो डेमोक्रेटिक क्राइसिस है, जो इकोनॉमिक क्राइसिस है या गवर्नेंस का क्राइसिस है, उससे निकाला जाए। ठीक। तो हुकूमत तो एक पार्टी है जिसने इस वक्त पाकिस्तान को उसमें धकेला हुआ है। हमारे 2 साल कहने के बावजूद कि आप अपनी डायरेक्शन सीधी करें, और उनको हमने पार्लियामेंट के फ्लोर पे कई दफ़ा ये ऑफर भी की है कि आप चार्टर इकोनॉमी कर लें, आप अगर सीडीओ जो सीओडी जो हमारा एक चार्टर है डेमोक्रेसी का, उसमें शामिल होना चाहते हैं तो हो जाए। लेकिन वो उनकी एक, आपको पता है जो उनका रवैया डेमोक्रेसी के साथ, वो या डेमोक्रेटिक अदारों के साथ, वो टोटल निगेट करता है उनकी वो स्पिरिट को जिसके लिए ये सारा सिस्टम होता है। उनको बिठाने का स्वाय इस जिस स्पिरिट से हम चल रहे हैं उसको सेबोटाज करें वो आके, या और उसमें गंद करें, क्योंकि हमारा 2 साल का बड़ा बिटर एक्सपीरियंस है। ठीक। कई दफा उनके साथ मीटिंग हुई है, बहुत सारे ऐसे इश्यूज पे जो नेशनल इश्यूज हैं और उस पर लेजिस्लेशन के लिए उसको सॉल्व करने के लिए, तो वो बाद में होता कुछ नहीं है, बिल्कुल फजूल मीटिंग करते हैं और बाद में एलिगेशन लगाते हैं जी ये एनआरओ मानते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये एक फ्यूटाइल एक्सरसाइज करने के बजाय हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। और वो उनका देखें डे 1 से, जब हमारी 2013 को आपको याद होगा कि केपीके में इनकी सिंगल मेजॉरिटी पार्टी जरूर थी लेकिन मेजॉरिटी पार्टी नहीं थी, तो हमने इनको ऑफर की कि जी आप गवर्नमेंट बनाए। लेकिन इनका रवैया ये था डे 1 से कि पंजाब में हमारी मेजॉरिटी थी, सिंगल मेजॉरिटी पार्टी, लेकिन इन्होंने बलडोज की चीजें और इंडिपेंडेंस को उठा के ले गए और सारा कुछ किया। और ये बड़ी चीजें हैं जो अभी बात भी हुई है, तो इसलिए उनको ऑफर करना या उनको बिठाना, मैं समझता हूँ एक ऐसे ही कोई अंधेरे में कोई हाथ मारने वाली बात है। तो ये बिल्कुल एक चार्टर आ जाएगा, उसमें मैं आपको बताऊं जब चार्टर आएगा तो उसमें ये देखेंगे अगर वो उसमें अपनी नीयत अच्छी है, उसमें कोई पॉइंट उनको अच्छे लगते हैं जो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, तो उस पर अमल करके हमें दिखाएं, तो खुद उनकी नीयत पता चल जाएगी। आगे जाके ये बात हो सकती है कि यार वो वाकई डेमोक्रेटिक लोग हैं, जो कि नहीं है वो, तो वो उनके साथ बैठने में कोई हर्ज नहीं होगा। लेकिन हमें पहले आज तक उनकी नीयत, वो कोई अभी जेबी का जो इलेक्शन हुआ है उसमें वही वो रीप्ले हुआ है जो 2018 के इलेक्शन में होता। पहले लोगों को तोड़ा गया, फिर माहौल क्रिएट किया गया, सरकारी मशीनरी इस्तेमाल की गई और पुलिस को इस्तेमाल किया गया पंजाब में, और दूसरे पाकिस्तान में भी किया गया होगा। बहुत सारे उसमें चीजें थी जो इसका बार बार जिक्र भी होता है। मैं समझता हूँ कि इन चीजों का फायदा नहीं है। जब अभी आप चले सेनेट की आप वोटिंग की बात कर रहे थे, अगर ये इशू आएगा तो उस पर भी बात कर लेंगे कि इनकी नीयत है क्या और ये चाहते क्या हैं। ठीक। और समझता हूँ कि नीयत ही उनकी नहीं है, और वो तो एक फाशिस्ट गवर्नमेंट है जो इस वक्त पाकिस्तान में है। और उनका देख लें जो इस वक्त हो रहा है, जो इंतकामी कार्रवाइयां हो रही हैं, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है, ये अनहिस्टोरिक है। मतलब तारीख में कभी दुनिया में शायद किसी जगह इस तरह की बातें होती हों, अफ्रीका शरीफा में या किसी जगह पे, लेकिन इस तरह तो मैंने कभी नहीं देखा कि एक जो बड़ा अहम मुल्क है उसके में निज़ाम है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको बिल्कुल इग्नोर किया जाए, हर चीज को, पार्लियामेंट को इग्नोर किया जाए, डिसफंक्शनल कर दिया जाए। बैठने की गुंजाइश ही खत्म हो गई। डॉक्टर रमेश साहब कहते हैं नीयत और अमल दोनों इतना अनडेमोक्रेटिक है कि अब बैठने की गुंजाइश ही खत्म हो गई। तारिक साहब, राना साहब मेरे भाई हैं और मेरा अच्छा वक्त उनके साथ गुजरा है, मगर मैं समझता हूं कि ताली एक हाथ से नहीं बजती, ताली 2 हाथ से बजती है। ठीक है। दूसरी चीज ये कि मैंने तारीख के ऊपर राना साहब की भी नज़र है, मेरी भी नज़र है, आपकी भी नज़र है। मैंने अपनी लाइव कल जो है अपना लास्ट थर्सडे को मैंने एक कॉलम लिखा था, तारीख के ऊपर एक नज़र। आज जहां पे हम जिस बंद गली में हम जा रहे हैं, जिस किस्म की पीडीएम की मूवमेंट है, मैं समझता हूं तारीख बतलाती है कि इन चीजों का नुकसान ही होता है, फायदा नहीं होता है। अगर जो इल्जाम
जो पीडीएम अपने मौकफ पे लगाती आ रही है, या जो अभी राणा साहब ने जो बात की, हर अदवार में 2002 से तो मैं भी इन पार्लियामेंट का ऐसा हूं और मैं देख रहा हूं, हर अदवार में यही इल्जाम लगते हैं। एक दूसरी जो गवर्नमेंट आती है, दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज यही इल्जाम उसके ऊपर लगाती है। अब 2002 में जब चौधरियों का टाइम आया था, फिर 2008 में जब पीपल्स पार्टी का टाइम आया था, फिर 2013 में जब मियां साहब का, हर अदवार में यही इल्जाम लगे थे। उसका हल क्या है? जैसे आज प्राइम मिनिस्टर ने बात की सेनेट इलेक्शन की, हर एक बंदे को पता है कि सेनेट के अंदर बहुत पैसे चलते हैं। एक अच्छा ऑप्शन दिया, अच्छे ऑप्शन के ऊपर बैठना चाहिए। इसी तरीके से इलेक्टोरल रिफॉर्म जो 2017 आया, इसी तरीके से इलेक्टोरल रिफॉर्म होना चाहिए। नैब के हवाले से भी नैब रिफॉर्म होना चाहिए। जहां जहां पे थोड़ी सी हमारे बंधु की गलती ये है कि वो हर चीज में जो है वो अपने आप को साफ समझते हैं, दूसरों को चोर समझते हैं। वो थ्योरी मैं समझता हूं हमारे पास भी थोड़ा सा फॉल्ट है इस चीज का, वो खत्म होनी चाहिए। हर जगह पे, हर पॉलिटिकल पार्टी के अंदर अच्छे बंदे भी हैं, बुरे बंदे भी हैं। हर पॉलिटिकल पार्टी के अंदर ईमानदार बंदे भी हैं, करप्ट बंदे भी हैं। तो जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो अच्छे एंकर्स हैं, जो अच्छे लोग हैं, उन लोगों की एक सिलेक्शन करके और अच्छी कमेटी बनाई जाए जो पेशेंट के साथ, एथिक्स के साथ, रेसिप्रोकल रेस्पेक्ट के साथ आगे बढ़े, जो टेकरम का भी ख्याल करे, उम्र का भी लिहाज करे। आगे इस तरीके से मुल्क को आगे लेकर जाया जा सकता है। गुजारा नहीं है बगैर बैठे। पाकिस्तान को डर, देखिए बगैर, आपको मैं बताऊं, मेरी जो नजर है तारीख के ऊपर, हमें इंटरनल यूनिटी के बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। इस वक्त जो हमारे लिए जो डिफिकल्ट डिसीजन जो बाइडेन के चार्ज लेने के बाद आएगा, हमेशा रिपब्लिकन पाकिस्तान के साथ हमेशा फेवरेबल रही है कंडीशन, मगर डेमोक्रेटिक की वो नहीं रही है। हम पता नहीं क्यों जो है वो इस तरीके से पेश आ रहे हैं कि हमारे लिए अब माहौल ही कोई अच्छा भी बन रहा है। ऐसे नहीं है। और चाहे इसराइल का मैटर हो, चाहे इस्लामी ब्लॉक का मैटर हो, चाहे अमेरिका की चाइना ईरान के हवाले से पॉलिसी हो, हमें इंटरनल यूनिटी और हमारी फॉरेन पॉलिसी को भी मुत्तहरिक करना पड़ेगा। और उसको ऐसा करना पड़ेगा कि कोई भी हुकूमत आए। जी, इस पे करेंगे, लेकिन माहौल तो हुकूमत के मगर हम यहाँ पे हर बंदा, तारिक भाई, हर बंदा, हर पॉलिटिकल पार्टी, हर जो बंदा आता है वो अपने मतलब की सियासत करता है, अपनी मां ता की सियासत करता है, वो मुल्क के लिए नहीं करता। और जब ऐसी चीजें होती हैं तो फिर सफर कौन करता है? अवाम सफर करती है। आज जो भी सियासत गवर्नमेंट और अपोजिशन के बीच में हो रही है, सफर कौन कर रही है? अवाम सफर कर रही है या पाकिस्तान सफर कर रहा है? तो कम से कम हमें जो सीनियर पॉलिटिशियन है, जैसे राना तनवीर साहब है, हसन इकबाल साहब है, जब नून लीग के अंदर, या हमारे पास 2-3 असद उमर है, ऐसे लोग हैं जो अच्छे तरीके से, शफकत महमूद है, अच्छे लोग बैठे हैं जो अच्छे तरीके से बात कर सकते हैं। असद कैसर वो कहते हैं ये लोग अभी इस पे करेंगे डॉक्टर साहब आगे बात के, लोग बात करके जाते हैं, आगे उनकी भी कोई नहीं सुनता। कमर दिलशाद साहब, ये जीबी के इलेक्शन के अंदर जो राना तनवीर साहब ने जिस तरफ निशानदेही की एज एन ऑब्जर्वर, क्योंकि आप पूरे सिस्टम में बड़े अरसे रहे, यहाँ कोई इलेक्शन कमीशन से कोई बुनियादी गलती हुई है जिसकी वजह से ये इल्जामात आए हैं और ये जो सवालात उठ रहे हैं? कोई गलती नजर आती है आपको जीबी के इलेक्शन कमीशन की? नहीं, ज़ाहिरन तो गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात हुए हैं तो मैं तो दूंगा क्रेडिट गिलगित बल्तिस्तान की आवाम को। ठीक, उन्होंने बड़ी समझदारी से, बाशऊर तरीके से तमाम सियासी रहनुमाओं की तकरीरें बड़ी सब्र व तहम्मुल से वो सुनते रहे, और तकारीर के दौरान कोई हलड़बाजी नहीं हुई, कोई नारेबाजी नहीं हुई, और बड़े खामोशी के साथ उन्होंने तमाम सियासी जमात के रहनुमाओं की ये उन्हें बातें सुनी हैं। लेकिन अब सबसे मामला ये होता है कि गिलगित बल्तिस्तान हो, आज़ाद जम्मू कश्मीर का इलेक्शन हो या ज़िमनी इलेक्शन हो, तो अवाम की नजर ये होती है कि जो वफाक में हुकूमत होती है वो उनके लिए बेहतर साबित होती है। उनके डेवलपमेंट है, मुलाजमतें हैं, यूनिवर्सिटियाँ बनानी हैं, हॉस्पिटल बनाने हैं। अब गिलगित बल्तिस्तान एक सी पैक की वजह से बहुत अहम खित्ते पे वो मौजूद है। उन्होंने देखा है कि अगर हम वफाक के साथ ताउन करेंगे तो हमारे तमाम जो रुके हुए मसाइल हैं अब 30 साल से, वो हमें हल हो जाएंगे वफाक के को। अब देखिए 2015 में नवाज शरीफ की गवर्नमेंट थी तो वहाँ पीटीआई का एक नुमाइंदा कामयाब हुआ था और नवाज शरीफ की पार्टी के 14 मेंबर बने थे, गवर्नमेंट बन गई। इसी तरह जो 2000 पे इलेक्शन हो गए, एक पीपल पार्टी का, बाकी जो है बाकी गवर्नमेंट की जिनकी वफाक में गवर्नमेंट थी। अब भी यही सूरत हाल पैदा हो। अब तो देखो मैंडेट कैसे तकसीम हुआ है। अब पीटीआई को तकरीबन 10 सीटें मिल गई हैं, आज़ाद साथ खड़े हो गए। अब यह है कि अवाम ने
दोनों पे एतमाद पे लिए एक डाल दिया तसलसल कि उन्होंने इतना एतमाद गवर्नमेंट में भी नहीं किया, वफाकी हुकूमत में भी नहीं किया, उन्होंने आज़ाद उम्मीदवार पर अपना पलड़ा जो है वो झुका दिया। इसी तरह पीटीआई को तो मिल गई 10 सीटें, 7 उनकी मिल गई, गवर्नमेंट बन जाएगी, लेकिन मुस्लिम लीग नवाज को 2 सीटें मिल गई, पीपल पार्टी को 4 मिल गई। ठीक कामरान मुतज़्ज़र साहब, इलेक्शन में इसमें मुझे तो कोई नजर नहीं आ रहा, कोई गड़बड़ बेकायदगी बेचादगी नजर हमें नजर नहीं आ रही। कामरान साहब, खुद आवाम ने, देखो मैं आपको अर्ज करूं, मेरे बड़े अच्छे दोस्त बैठे में बड़ी तारीख का इनका बड़ी निगाह है, मैं बताता हूं। जब ये मेरी मुलाकात हुई वली खान से, जब मैं फेडरल सेक्रेटरी था, तो वली खान ने कहा कि देखा जी पंजाब हमेशा एक तरफ झुक जाता है। अगर जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को उन्होंने 83 सीट को ना देते तो मशरक़ी पाकिस्तान का वाक़या ना होता, लेकिन इसके बरक्स सुबह सरहद में 7 सीटें वली खान को, 7 सीटें खान क़य्यूम को, 5 सीटें मुफ्ती महमूद को, हमने अपना मैंडेट तकसीम कर दिया, तो वहां कोई गड़बड़ पैदा नहीं हुई। अब पंजाब में पूरा झुकाव वहां कर दिया। अब हमेशा जब भी इलेक्शन होता है पंजाब का पूरा झुकाव होता है, बाकी सूबे में नहीं होता। तो यहाँ आपका पॉइंट आ गया। वही कामरान मुतज़्ज़र साहब ये बताइएगा कि वो कहते हैं विफाक की हवा चलती है जीबी के इलेक्शन में या कश्मीर में, वही हवा चली, जीबी में पीटीआई जीत गई, कोई अनहोनी नहीं हुई। नहीं, इस हवा के साथ ये वन ऑफ द फैक्टर है, ये इनके साथ जो है ना वो पार्टली जो है ना इनकी बात को थोड़ा सा तस्लीम भी कर लेते हैं, मगर ये धांधली के जो है ना वो तरीके होते हैं। तरीके उसमें जो है एक तरीका तो ये होता है कि ये आप देख लीजिए कि वो जो इलेक्टेबल होते हैं ना वो तोड़ लिए जाते हैं। नून लीग के कितने लोग जो है ना वो तोड़ लिए गए इस इलेक्शन से पहले। पीपल्स पार्टी के लोगों के साथ क्या हुआ? तो ये जो कुछ हो रहा होता है ना, ये इलेक्शन की हवा जो है उसमें जो है ना वो ये बात समूम हो जाती है, फिर वो जहरीली हवा आ जाती है, फिर जब वो जहरीली हवा जो है बीच में शामिल हो जाती है तो फिर मामला गड़बड़ होते हैं। जमहूरियत के लिए, डेमोक्रेसी के लिए जो है एक माइंडसेट होना चाहिए। हमारे यहाँ वो अभी तक माइंडसेट नहीं है। एक एजुकेशन सबसे पहली बात है, फिर उसके बाद जो है ना वो बिलो पॉवर्टी नहीं होना चाहिए, फिर माइंडसेट होना चाहिए जो लोग ताकत में है उनके यहाँ भी होना चाहिए, और जो ताकत से बाहर है उनके यहाँ भी एक्सेप्टेंस होनी चाहिए उसकी। तो ये जो है ना वो पूरे का पूरा माइंडसेट जो है ना वो नहीं अभी तक बन नहीं पा रहा। तो ये जो ना वो एक तो इलेक्शन से पहले वाली धांधली हुई है, और एक इलेक्शन के दिन भी देखिए एक सीट पे तो आपने देख लिया ना कि एक कोई और जीत रहा था, फिर रिकाउंटिंग में किसी और को जिता दिया। और यहाँ पे जो आजाद उम्मीदवार वाला मसला है वो जानबूझ के पैदा किया गया ताकि ज्यादा जो ना एलिगेशन ना लगे एस्टैब्लिशमेंट पे, ज्यादा एलिगेशन ना लगे तहरीक इंसाफ पे, ये जानबूझ के किया गया ताकि बाद में उनके साथ मिला के गवर्नमेंट बना ली जाए। ठीक, राणा साहब मैं एक वक्फा ले लूं, वक्फे के बाद जो आज इमरान खान साहब ने ऑफर की हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग और शो ऑफ हैंड जिसकी आप बात कर रहे थे, इस पे गुफ्तगू कर लेते हैं एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। कामरान मुतज़्ज़र साहब, डॉक्टर रमेश राणा, तनवीर साहब, कंवर दिलशाद साहब मेरे साथ मौजूद है। राणा साहब, ये जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की आज बात इमरान खान साहब ने की है, इसमें भी आपको इनकी कोई मेलाफाइड इंटेंशन लगती है? और ये जो शो ऑफ हैंड है, क्या कोई खौफ है या नहीं वो सिस्टम को ठीक करना चाहते हैं? और क्यों ना इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हों जब सियासी जमातें हर इंतखाबात के बाद एक दूसरे पर धांधली का इल्ज़ाम लगाती हैं, तो वंस फॉर ऑल सब बैठ जाएं ताकि ये मसला ही ख़त्म हो। तारिक साहब, मैं पहले तो डॉक्टर साहब का मुख्तसर जवाब देना चाहता हूँ सर कि वो कहते मेरी हिस्ट्री पे नजर है और इस तरह के मामला। हम जब शुरू में आए, जब असम्बली चलनी शुरू इफ्तिताई इजलास के बाद, तो पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन ने बाकायदा रिपीटेडली इनको ऑफर किया कि हम पूरी कोऑपरेशन आपके साथ करने को तैयार हैं, देने को तैयार हैं, लेकिन आगे से हमें गालियां मिली। आपको पता है कि लीडर ऑफ अपोजिशन ने कहा, बिलावल साहब ने कहा, फिर जरदारी साहब ने कहा, तो ये सारी एक इसलिए इनके सामने है। हमारी तरफ से ऐसी कोई नहीं थी, अब गुंजाइश नहीं है, तो इस वजह से ये ना हम पे इल्जाम लगाएं कि शायद हम कोई बड़े रीजन है। हमने तो कोशिश की कि ये डिलीवर करें, परफॉर्म करें और पाकिस्तान को आगे लेके जाएं। हमें कोई इशू नहीं था, इसके बावजूद कि इतनी जबरदस्त धांधली हुई, हमने एक्सेप्ट किया। मौलाना साहब तो उस वक्त भी कहते थे, मौलाना फजल रहमान साहब, कि उतना लिए जाए। अब हम कहते हैं कि वाकई वो ठीक कहते थे, लेकिन जो हमारा अशर हुआ इस नेक नीति का या उस प्रोसेस को आगे लेके जाने का, वो आपके सामने है। लेकिन बात रही अब रिफॉर्म, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की, तो कंवर साहब बैठे हुए हैं, हमने भी 2017 में की, फिर हमने ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के लिए भी कहा, शायद एक्सपेरिमेंट भी ये हुआ, मुझे ये बेहतर रोशनी डालेंगे उस पर। लेकिन वो जो एक्सपेरिमेंट किया वो उससे कोई रिजल्ट इतने ना आए जिस तरह कामरान मुतज़्ज़र साहब ने कहा है। उसके लिए अवेयरनेस, एजुकेशन
वो सारी चीजें होनी चाहिए, जिस तरह ये जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है जिसको समझे, और स्पेशली रूरल एरिया में उनको तो ये नहीं पता होता कि हमने पर्ची डालनी किधर है। ये मुझे नहीं समझ आ रही। बाकी सेनेट की बात तो देखिए, बात ये है कि इस तरह नहीं होता। हमें पॉलिटिकल जो कल्चर है उसको स्ट्रेंथन करना है, ताकि लोग जो हैं जिस प्लेटफॉर्म से इलेक्ट होके आए उसी वोट दें। वो सीक्रेसी इज ए सेंस ऑफ स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेटिक प्रोसेस, जो इलेक्शन के प्रोसेस होते हैं। आप अपनी बारी आई है। कल इन्होंने क्या किया था मुझे बताएं, जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ है चेयरमैन सेनेट के खिलाफ, क्या हुआ था? फिर अपने ऊपर ये लागू करते ना कि ये काम हमने नहीं करना। सवाल ही नहीं पैदा होता हम बंदे तोड़े। बंदे तो तोड़े इन्होंने, जो 6 बंदे गए या कितने गए, या जो आपके सामने है रिजल्ट जिस तरह आए। फिर इन्होंने जो जेबी में किया है वहां पे क्यों इन्होंने बंदे तोड़ के लेके गए? ये अपने ऊपर लागू करेंगे चीजें तो उससे रिजल्ट आएंगे। ये रिफॉर्म से कुछ नहीं होगा जब तक आपकी नीयत सही ना हो, जब आपका रवैया डेमोक्रेटिक ना हो, जब आपकी अप्रोच। असेंबली को तो ये चलने नहीं देते। पार्लियामेंट की तौहीन रोज होती है, उसको डिसफंक्शनल किया हुआ है, शूरा से बदतर किया हुआ है। तो ऑर्डिनेंस पे ऑर्डिनेंस ला रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि नीयत हम क्यों ना इनकी मैलाफाइड नहीं समझे। क्या अब सेनेट के इलेक्शन आ रहे हैं, वहां तक ये पहुंचना तो नहीं है आज तक, लेकिन अगर ये पहुंचे तो ये कि हमारी केपीके में भी अक्सरियत है, पंजाब में भी है। अच्छा मुझे ये बताएं, मैं पंजाब की भी बात की, या क्या डेमोक्रेटिक अप्रोच थी कि इन्होंने आजाद बंदे उठा के पंजाब में ले गए जो 20 के 30 इलेक्ट हुए थे? वो तो हमारी तरफ आना चाहते थे, लेकिन हमने कोई ऐसा काम नहीं किया। हमने इनकी गवर्नमेंट केपीके में भी बनाई, हमने आजाद कश्मीर में भी जब इस किस्म का रिजल्ट आया तो हमने कहा कि आप आगे बढ़े और हुकूमत बनाएं। हमारी तरफ से जब बताएं किसी वक्त डिस्टेबलाइज की क्या है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट, अगर किसी की है। मुझे ये परवेज खटक साहब चीफ मिनिस्टर थे, तारिक साहब पूछे उनसे, किसी दिन प्रोग्राम में पूछ लें, क्या एज ए चीफ मिनिस्टर पीएमएलएन की गवर्नमेंट की तरफ से उनको किसी वक्त को रुकना आया, कोई फंड का आया? बल्कि उनको वो पैसे दिए गए हैं जो उनको 70 साल में नहीं निवे। 90 अरब रुपया हमने रॉयल्टी मांगी, मैं मीटिंग में था तो उनको 90 रुपया दिया। ये मतलब वो कहते हैं ये अनप्रेसिडेंटेड है। मुझे अगले दिन डिफेंस मिनिस्टर कह रहे थे कि मुझे तो याद है और आपकी तरफ से मुझे हमेशा सपोर्ट मिली है। तो इस तरह होता है जो इस वक्त हो रहा है। खुदा के लिए ऐसी बातें ना करें कि जी सेनेट में वो शो ऑफ हैंड हो जाए, फिर कल को शो ऑफ हैंड आप कहें कि जिला काउंसिल सही शो ऑफ हैंड वहां हो जाए, उधर यूनियन काउंसिल कहेंगे जी। ठीक राणा साहब, डॉक्टर रमेश साहब ये कहते हैं कि ये इंटेंशन का मामला है। इंटेंशन आपकी अगर ठीक ना हो तो फिर सारी चीजें, जो चीज आपको सूट करती है वो ठीक है, जो सूट नहीं करती वो खराब है। ये क्या बात आप कर रहे हैं? फिर ये कहूंगा यहाँ तो पर्ची को देख निशान लगाया, तारको पहले सुन लें। जी पर्ची को देख लें ऐसे खोल के किधर निशान लगाया, वो वोट कैंसिल हो जाता है। ये कंवर साहब इस पे रोशनी डालेंगे। ये मुझे नहीं समझ आती कि दुनिया आगे जा रही है, ये दुनिया को पीछे लेके जा रहे हैं कि ये किसी ट्राइबल सिस्टम है जिसमें ये कहते हैं जी। मैं तो बिल्कुल समझता हूँ कि ये महिला फाइटी है, उस वजह से कर रहे हैं। लेकिन जब ये ड्राफ्ट लाएंगे, जब ये ऑर्डिनेंस लाएं या ड्राफ्ट लाएं कोई हो, तो उस वक्त हम बेहतर पोजीशन में होंगे कि उस पर कमेंट करें कि ये कर क्या रहे हैं। ये इतने सादे नहीं है जिस तरह आप समझ रहे हैं। इमरान खान साहब जी बाकी वादा उन्होंने पूरा करने जा रहे हैं। पहले 100 वादा तो पूरा नहीं किया, यू टर्न लिया उन्होंने। एक एक वादा उनके मुंह पे बोलता है, या मैं क्या लफ्ज इस्तेमाल करूं कि मुंह तो पड़ते हैं आगे से जो वादे ये करते हैं। मैं शायद की दूध की नहरें बहा दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं फलां कर दूं। क्या होगा जी? क्या वो डैम किधर गए, किधर ये सारी महंगाई की, किधर गवर्नेंस गई, किधर क्या? वो कहते हैं आप क्यों ना बुजदार नौकरियां दे, रिश्तेदारों को नौकरियां देनी चाहिए। ये तो उनका इंटरव्यू में लाती हैं चीजें, ये लोगों को नौकरियां देने रहे हैं। ठीक राणा साहब, मैं कमेंट ले लूं डॉक्टर रमेश साहब का। वो बड़ा उन्होंने तहम्मुल से। जी डॉक्टर साहब, राणा साहब कहते हैं जो सूट करता है वो ठीक है। तारक, बात सिंपल में ये है कि 18th अमेंडमेंट जो आई, उस 18th अमेंडमेंट के टाइम पे मैसाक जमहूरियत जो दोनों पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में हुआ, उसके अंदर एक दो चीजों के ऊपर कंसेंसस हुआ था कि इलेक्शन का जो सिस्टम होगा उसके अंदर गवर्नमेंट और लीडर ऑफ अपोजिशन बैठ के तय करेंगे,
और दूसरा जो एहतसाब का सिस्टम होगा वो भी ऐसे होगा। आपने देखा कि इलेक्शन कमीशन के हवाले से जो प्रोसेस है वो भी ऐसे ही है कि गवर्नमेंट और अपोजिशन लीडर दोनों बैठ के उन चीजों को तय करते हैं। इसके ऊपर कंसेंसस होना चाहिए। एक प्रोपोजल गवर्नमेंट की तरफ से, एक पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से आया है कि सेनेट के अंदर ये प्रोपोजल होना चाहिए, तो उसके ऊपर अपने हर पॉलिटिकल पार्टी अपना व्यू दे। उस व्यू के बाद जो लोग हैं उसके ऊपर सोचेंगे कौन सा। देखिए, कोई भी सिस्टम बेहतर कराने के लिए, चाहे सेनेट की इलेक्शन हो चाहे आपकी नॉर्मल इलेक्शन हो, आप हर प्रैक्टिकल से जैसे गुजरेंगे। 2002 से 2008 की इलेक्शन बेहतर थी, 2008 से 2013 की इलेक्शन बेहतर थी, 2013 से 2018 की इलेक्शन बेहतर थी। इस तरीके से आप 2017 का जो इलेक्टोरल रिफॉर्म आया, आप नया इलेक्टोरल रिफॉर्म लेके आए। मगर आप कहें कि हम जो करें वो सही, दूसरा जो करे वो गलत। गलतियां हर टाइम पे हुई है, 2002 से लेके हर टाइम पे गलतियां हुई है। मैं आपको पता है कि सच हक की बात करता हूं, पार्टी से हटके भी बात करता हूं। कंवर दिलशाद साहब जो है वो भी हमेशा जब इलेक्शन कमीशन में होते थे या नहीं है, हमेशा वो नॉर्मल बात करते हैं कि कौन सी चीजें बेहतर है, कौन सी चीजें सही है। तो कामरान मुर्तजा है, उसका भी अपना एक जैसे उस अपने अंदाज से बात करता है। सही चीज होती है तो पार्टी के अंदर कहता है कि भाई मैं इसको केस को लड़ने के लिए तैयार हूं। जब सही चीज नहीं होती है तो पार्टी का भी केस होता है, फिर भी कहता है कि मेरा जमीर इससे मुतमिन नहीं है। एक तो लोगों को अपने जमीर के साथ जो है वो थोड़ा सा जगना चाहिए, जमीर के साथ जो है वो बात करनी चाहिए। लोग बिल्कुल ऐसे चले जाते हैं कि ये पत्थर के ऊपर लकीर है, हम उसके ऊपर चले जाते हैं, अपना माइंड जो है यूज नहीं करते। एक तो माइंड यूज होना चाहिए कि क्या सही है क्या सही नहीं है। रही बात जो राणा साहब से आपने जो पूछा था, राणा साहब ने उसका तो जवाब नहीं दिया। राणा साहब ने हिस्ट्री की बात की। देखें, मैंने यही कहा कि मैंने नहीं कहा कि सिर्फ अपोजिशन की गलती है। मैंने ये कहा था कि रेसिप्रोकल रेस्पेक्ट करनी होगी। एक तरफ लीडर ऑफ अपोजिशन साहब जो है वो कहते हैं कि हम बैठने के लिए तैयार हैं, दूसरी तरफ से जो है वो आप नाम सिलेक्टेड जो है वो आप इस्तेमाल करेंगे, उसको स्पीच पहली नहीं करने देंगे, तो कैसे काम आगे बढ़ेगा। मैंने पहले ही देखा, मैं न्यूट्रलों की बात करता हूं कि ताली एक हाथ से नहीं बजती, ताली दो हाथ से बजती है। तो आप रेस्पेक्ट दें, सामने आप रेस्पेक्ट लें। आज भी टाइम गया नहीं है। ये आपके पीडीएम जैसे अभी 22 तारीख को आप जलसों के हवाले से आप कहते हैं कोविड की, दुनिया पूरी कोविड के लिए परेशान है। ये खुदा की तरफ तो से, लेकिन वो तो खुद डॉक्टर साहब खुद पीटीआई जलसे करती रही। कल तक जीबी में जलसे, सवात में जलसे, वो कैंसिल हो गए ना, वो उन्होंने कैंसिल किए। देखिए, वो उन्होंने कैंसिल किए। हर पॉलिटिकल पार्टी के अंदर डॉक्टर्स मौजूद हैं। उन डॉक्टरों से पूछें कि भाई आया इस पोजीशन के अंदर, जिस तरीके से आपको पता है हमारे पास यहाँ पे आपकी डीएसएनडी वाले आते हैं, हम भी उसको कहते हैं भाई मास्क पहन के, ख्याल से, दूर से, सैनिटाइजर। मुझे बताएं कि ये कैसे जो है वो जलसे होंगे, कितना जो है उसका नुकसान होगा। कम से कम करेंगे। मैं जरा की खातिर इलेक्टोरल रिफॉर्म पे कंवर दिलशाद साहब, राणा साहब कहते हैं हमारे बंदों को तो ये पता नहीं है कि किस डब्बे में पर्ची डालनी है। आरटीएस सिस्टम का हाल हम देख चुके हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम कैसे चलेगा हमारे मुल्क में? नहीं, ये बात दुरुस्त है हमारे स्टेक होल्डर्स की कि हमारे यहाँ जितने भी सिस्टम आते रहते हैं उसमें कहीं ना कहीं खामियां तो मौजूद पाई जाती हैं। आप देखिए, जो आरटीएस का जो स्कीम बनाई थी, ये बाकायदा इंतखाबी इस्लाहात कमेटी, इसके चेयरमैन जो थे इसहाक डार साहब थे, और उसके बाद जहीद साहब थे, उनके बाकायदा सब कमेटी के चेयरमैन थे। तो सब ने मिलकर, जैद अहमद ने, सब लोगों ने बैठकर ये स्कीम बनाई। उसमें पीटीआई का सबसे बड़ा अहम रोल ये था कि आरटीएस का जो स्कीम बनाई थी, वो हमारे दोस्त जो हैं, आप तो सदर पाकिस्तान है, तो वो आरिफ अलवी साहब की तजवीज़ पर उन्होंने ये रखा गया था कि जी बाकायदा एक इलेक्ट्रल सिस्टम के तहत में जो है व्हाट्सएप के जरिए रिजल्ट रिटर्निंग ऑफिसर को भिजवा दें, और रिटर्निंग ऑफिसर जो है वो बाकायदा इलेक्शन के पाकिस्तान को भिजवाए। लेकिन वो सिस्टम बैठ गया रात को 9 बजे, आज तक नहीं मालूम होगा क्या आरटीएस सिस्टम की मुखालफत। वो नादरा कहता है जी इलेक्शन के पाकिस्तान की गलती है, ईसीपी कहता है कि नादरा की वजह से हुआ, लेकिन बहरहाल वो फैसला अभी तक तय नहीं हुआ। अब ये जो मौजूदा दुनिया का जो सिस्टम है वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर चल रहा है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इंडिया की मिसाल हमारे तमाम सियासी जमातें, सिविल सोसाइटी, एनजीओ, फॉरेन फंडिंग वाली एनजीओ सब ये कहती है कि जनाब हमारे मुल्क के अंदर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर होना चाहिए। उसी के दबाव के तहत ये इंतखाबी इस्लाहात में भी ज़ोर आया,
और इलेक्शन एक्ट 2017 में ये तहरीर किया गया कि जी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान काम करे, यानी उनको तजवीज़ दी गई कि आप इसके ऊपर गौर खोज करें। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो साबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, उन्होंने भी बाकायदा उस वक्त की गवर्नमेंट को 3-4 खत लिखे कि आप आइन और कानून में बाकायदा तरमीम कर लें। इसके लिए ज़रूरी होगा कि आर्टिकल 218, 219, 254 में तरमीम की जाएगी कि हमारा आइंदा इंतखाबात जो है वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के लिए आइन तरमीम करे। जैसे कि इंडिया में 1984 में केरला स्टेट में इलेक्शन करवा दिया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इलेक्ट्रॉनिक मशीन पर, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के इस नतीजे को कलदम करार दे दिया कि आपने कानून साजी नहीं की और आपने खुद ब खुद ही फैसला कर लिया। पहले कानून साजी करनी पड़ेगी। आप हैरान होंगे, मैं बताता हूं कि मुझे खुद चीफ इलेक्शन कमीशन बताया, मेरे पास अब रिकॉर्ड भी मौजूद है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इतनी शदीद तरीके से सरजनश की इंडियन इलेक्शन कमीशन की कि उनकी तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ था। तो बाद में फिर इंडियन लॉ पार्लियामेंट ने कानून साजी की और उसके बाद जो है वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का काम शुरू हुआ और 2004 से अभी तक तमाम इंतखाबात इंडिया में जा रहे। इसमें भी कुछ ना कुछ फलाह हैं, खामियां मौजूद हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो अपने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन तैयार की वो इंडिया से बेहतर है। अच्छा, इंडिया के अंदर जो है वो आप वोट कास्ट करें तो उसका कोई पेपर नहीं आता, कोई निशान नहीं आता, लेकिन पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन ने जो आजमाइशी तौर पर मशीनें तैयार की, आप उसमें आप वोट कास्ट करेंगे तो इसी तरह की पर्ची बाहर आ जाएगी जैसे एटीएम कार्ड के बारे में आपका बैंक अकाउंट नंबर नहीं आता, लेकिन बाकी चीज आ जाती है कि भाई रकम जो है आपको मिल गई है, मसूल हो गई। इसी तरह से इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा काम किया है। अब जो ही आइन में आप तरमीम कर लेंगे तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान 6 महीने में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है आपको सामने ले आएगा, उसके मुताबिक इंतखाबात हो जाएगा। तैयारी होम कानून साजी की जरूरत है। कामरान साहब, मुझे वक्फा लेना पड़ रहा है, इस वजह से आपसे माजरत में एक शॉर्ट ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद आते हैं तो इसी डिबेट को कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। कामरान मुर्तज़ा साहब, ये पाकिस्तान जैसे मुल्क में ये मुमकिनात है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम, स्पेशली बलूचिस्तान जहाँ से आपका ताल्लुक भी है, रिमोट एरिया, लोगों को पता नहीं, अवेयरनेस नहीं है? हमारे यहाँ तो हाल ये है कि सेनेट के इलेक्शन जब होते हैं उसमें वो बहुत से लोग जो ना वो वोट जो ना वो ज़ाया कराते हैं। हमारे यहाँ तो एडवोकेट जो ना वो अपने वोट बहुत सारे ज़ाया कराते हैं। जब पढ़े लिखे लोग जो ना वोट ज़ाया कराते हैं तो अब दूसरों का वोट तो उस हवाले से क्या कह सकते हैं कि वो वाकई प्रॉपरली वो वोट कास्ट कर पाएंगे या ना कर पाएंगे। इनफैक्ट आपने जो कुछ भी जिद्दत आनी है और ये जिद्दत आती है माशरों में, हर काम में जिद्दत आती है, मगर असल चीज नीयत की खूबी होनी चाहिए। हमारे यहाँ नीयत की खामी है। हमने जो ना इलेक्शन को जो है वो किसी में हमने इलेक्शन को जो ना मैनेज करना है, अपनी मर्जी के नताइज लेने हैं और वो नताइज लेने वाले समझते हैं कि नताइज लेके हम शायद ये पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं। इनफैक्ट ये पाकिस्तान के बदतरीन दुश्मन है, पाकिस्तान को तबाह करने वाले हैं। और वो अगर ये 71 वाला जो ना ये मामला अगर उठाएंगे तो उसके पीछे आपको यही माइंडसेट मिलेगा, इन्होंने मिलजुल के ये सारा कुछ तबाह कर दिया और अब उसके बाद जो ना ये आगे भी नहीं रुक पा रहे और अब इस मुल्क पे अल्लाह पाक रहम करे। ठीक, राना साहब, वक्त का मैं ये जो जलसे जुलूस पीडीएम कहती है जी अपने वक्त के मुताबिक होंगे, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, ये सब ऐसी है कोरोना शरोना हमें रोकने के लिए। शॉर्टली आंसर सर। देखें, जो पीछे इनका भी यही जो आपने बात की, डॉक्टर साहब शायद समझे नहीं, आपने कहा कि जीपी के इलेक्शन में तो जलसे होते रहे, कल की बात है। अब वो इलेक्शन खत्म हो गया तो इस तरफ ये आ गए हैं कि जी आप और भी बहुत सारे मैयत लेने चाहिए जो नहीं ले सके, जलसों पे सारा जोर है। तो जलसे में आपको बताऊं इस तरह नहीं होता। पॉलिटिकल पार्टीज ने अनाउंसमेंट की हुई है, उनके एक अपने उसमें बड़ी स्टेक्स हैं या एक इंप्रेशन जाएगा, तो वो मैं समझता हूँ कि इनको उनके साथ बैठ के बात करनी चाहिए थी पहले डिसीजन लेने से। तो ये इस तरह तो इंतजार फैलाने वाली बात है कि आप वहां बैठ के डिसीजन ले लेते हैं और उनको समझते हैं कि हमारे सिर्फ डिसीजन लेने से या इजाजत ना देने से जलसा रुक जाएगा, तो एक क्राउड होगा तो क्या करेंगे बाद में। यही है कोई एफ आई आर का आर्डर लेंगे उनके खिलाफ जो इंतजामिया होगी जलसे की,
तो मैं समझता हूँ ये नरमों से तरीकेकार से ये गलत अप्रोच ही गलत है, ठीक एक फाशिस्ट अप्रोच है। ठीक तो ये अपोजिशन के लीडर हैं उनके साथ बैठते, उनके बाद डिस्कस करते कि ये सिचुएशन है, अगर उनको कन्विंस करते और वो फिर अपना एक राह कॉन्फिडेंस में लेते और कन्विंस करते तो शायद सूरत हाल मुख्तलिफ होती। जी जी डॉक्टर साहब, कल मीटिंग की कह दिया ये नहीं होंगे। तारिक, पहली नहीं चीज तो किस ये तरह नहीं कि होंगे, कोविड फिर की सिचुएशन आप सबके सामने है और उसके लिए कन्विंस करने की जरूरत नहीं है, मगर फिर भी एक परमिशन ली जाती है गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट है, ये आज की प्रैक्टिस नहीं है। माजी में कामरान साहब भी गवर्नमेंट में रहे हैं, राणा साहब भी गवर्नमेंट रहे हैं, और जो पीडीएम की 11 पॉलिटिकल पार्टी है, हर बंदा गवर्नमेंट में रहा है। उन सबको पता है कि गवर्नमेंट से परमिशन दी जाती है और गवर्नमेंट जो उसके ऊपर रिजर्वेशन लगाती है उसका ठोस अगर उनके पास जवाब नहीं होता तो उनको गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट जो है वो बात माननी पड़ती है। मगर इस तरीके से कि हम गवर्नमेंट की कंडीशन को नहीं मानते हैं और ये जो है वो कोविड की सिचुएशन नहीं है और ये बहाना है, वो तो तारिक को भी पता है, कंवर दिलशाद का भी पता है, और जो बात करे उसके दिल को भी पता है कि कोविड की सिचुएशन है और डरते भी हैं। दहशतगर्दी की जब सिचुएशन थी उसे भी डरते थे, मगर फिर भी एक अन्ना की बात है, जिद की बात है कि हमें ये काम करना है। दूसरी जो बात की इलेक्शन, देखें सेनेट की इलेक्शन और जो नॉर्मल इलेक्शन दोनों का अपना तरीकेकार है। आपने एक आरटीएस का सिस्टम मुतारिफ कराया, कौन सा सिस्टम कामयाब हो रहा है, कौन सा सिस्टम कामयाब नहीं हो रहा है, ये प्रैक्टिकली जितना आगे चलता जाएगा उतनी उसमें बेहतरी आती जाएगी। मैंने जैसे आपको कहा हर इलेक्शन बेहतर हुआ, कमेंट कर देंगे बैठ के कंसेंसस के डॉक्टर रमेश की बात के साथ जो भी सिस्टम बनेगा वो बेहतर होगा। दहशतगर्दी से भी डरते हैं, कोरोना से भी डरते हैं, मसला आना का है। नहीं, डॉक्टर साहब को कहें, डॉक्टर हैं वो, तो पहले जो ना वो कह रहे थे कि इमरान खान की बरकत से जो ना पाकिस्तान में कोरोना नहीं आया, तो ये अभी बरकत जो है ना ये हमारे जलसों के साथ ही खत्म हो गई। ये बरकत को थोड़ा सा जो ना हमारी जलसों की तरफ भी जो ना वो करें। इनफैक्ट ये जो ये सेनेट के इलेक्शन में जो खुदा कहता है कि मैं आपके ऊपर अगर रहमत करता हूं मगर आप उसका डॉक्टर थोड़ी सी इमरान खान की कोई बरकत हमारी तरफ भी आने दो, सारी अपनी तरफ मत समेट के लेके जाओ ना। अच्छा, ये जो बात कर रहे हैं ना ये इसकी अपना सेनेट के इलेक्शन में अब ये शो ऑफ हैंड वगैरह, एक तो मतलब ये डेमोक्रेसी के कॉन्सेप्ट के मुताबिक नहीं है, मगर स्टिल इस पे बात हो सकती है क्योंकि हमारे यहाँ जो ना वो करप्शन इसमें बहुत अरूज पे है। मगर यहाँ पे जो बात हो रही है ये मफाद के तहत हो रही है, खौफ के तहत हो रही है। अब जो कुछ माजी में होता रहा, हमारे साथ होता रहा, वो इमरान खान उससे डर रहे हैं कि ये ना हो कि क्योंकि ये यहाँ की स्टैब्लिशमेंट है ना वो किसी को एब्सोल्यूट पावर नहीं लेने देती। ये माइंडसेट है आपकी स्टैब्लिशमेंट का। अब वो इमरान खान को भी एब्सोल्यूट पावर लेके जो ना एक बेलगाम घोड़े की तरह नहीं छोड़ेगी। ये यानी वही खौफ, यानी वही बात है कि ये जो राणा साहब की भी यही पॉइंट था कि असल मसला अब वो इस डर के तहत जो ना वो कह रहे हैं कि आओ बैठते हैं बात करते हैं शो ऑफ है, तो ये मफाद के और खौफ के ताबे है ये सारी बात। ठीक, कंवर दिलशाद साहब एक सेंटेंस में इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की राह में सबसे बड़ी रुकावट आपकी नजर में? जी, पहली बात यह कि चूंकि इस वक्त अपोजिशन में और वफाकी हुकूमत में वज़ीर आज़म में उनके काबीना के आपस में एतमाद का फुकदान है और बड़ी शदीद मुहाजराई भी चल रही है, तो अब इसकी असुरी तौर पर यह बिल कौमी असम्बली में पेश कर दें, डिबेट होने दें, स्टैंडिंग कमेटी में जाएगा, इसके बाद गौर खोज होगा। असास सेनेट का इलेक्शन जो है तो फरवरी 2021 में होने वाला है। अब अगर इसका इंतजार करें और आइंदा जब सेनेट में इनकी अक्सरियत आ जाए तो वहाँ बिल आसानी से पास हो जाएगा, फिलहाल ये कौमी असम्बली में ये बिल पेश कर दें और बहस होने दें, डिबेट होने दें, तजावीज आएंगी, नई से नई बातें सामने आके मुमकिन है कोई रास्ता निकल आए। लेकिन बहरहाल राणा साहब लास्ट सेंटेंस पर प्रोग्राम कंक्लूड करेंगे। देखिए, मैं फिर कहता हूँ जो बात हुई है, नियत की है, ऑनेस्टली मैं आगे बताऊँ कि बिल्कुल इस वक्त मामला तो नीचे की तरफ जा रहे हैं हर शोबे में, चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे वो इकोनॉमी हो, चाहे कुछ भी हो। खुदा के लिए होश करें, हम उस तरफ जा रहे हैं जहाँ से वापसी नामुमकिन होगी। अभी भी ये हाल हो गया है कि शायद 15-20 साल लगे तो डैमेज हो चुका है। तो ये चीजें बेहतर करने के लिए जरूरी है, ये अपोजिशन उतनी अहम है जितनी गवर्नमेंट बेंचेस है, ये दो ही है, कोई शक नहीं, पार्लियामानी सिस्टम के, बिल्कुल पार्लियामानी सिस्टम की। तारक, मैं तो ये कहूंगा कि अन्ना की सियासत, हर पॉलिटिकल पार्टी अन्ना की सियासत छोड़े, पाकिस्तान के लिए बेहतर सोचे तो पाकिस्तान बहुत बेहतर आगे बढ़ सकता है। डॉक्टर रमेश साहब, कामरान मुर्तजा साहब, राना तनवीर साहब, कंवर दिलशाद साहब, चारों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। कल इसी प्रोग्राम में इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी इसी वक्त। अल्लाह हाफिज।